नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, टुडे वी हैव टू डिस्कस दिस डे इन हिस्ट्री। 12 मार्च के इतिहास की चर्चा करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे कि 12 मार्च के दिन जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कितनी लाभदायक सिद्ध हो सकती। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला जो घटना हुई थी आज के दिन 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, दांडी मार्च जिसे नमक मार्च भी कह सकते हैं, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरोध में किया गया सविनय कानून भंग यह कार्यक्रम था। दोस्तों, सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा कहां से शुरू किया गया? अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? साबरमती नदी के किनारे बसा है। तो अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा। यह यात्रा कितने किलोमीटर की थी? 390 किलोमीटर की। तो इस तरह से करके 6 अप्रैल 1930 को यह यात्रा पूरी हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। तो भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपने अधिकार दिलाने हेतु ये सविनय अवज्ञा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां भी खाई थी, परंतु पीछे नहीं मुड़कर देखे और 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया था और इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की थी और जो नमक पर कर लगाया गया था उसका विरोध किया गया। तो इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया, जैसे सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि नेता गिरफ्तार किए गए थे और यह आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से यह खत्म हुआ और इस आंदोलन में संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दे दिया था और गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू ने भी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और सरोजिनी नायडू का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। 1925 में कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। और दोस्तों, एक और इसी के साथ महत्वपूर्ण बात याद रखना कि 75 साल पूरे होने पर अब 75 हफ्ते पहले यानी 12 मार्च से अमृत महोत्सव, इसको करंट से भी जोड़ दीजिए, तो अमृत महोत्सव शुरू कर रही है हमारी सरकार। यानी 12 मार्च से आजादी के अमृत उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं और देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 हफ्ते पहले 12 मार्च से अमृत महोत्सव के रूप में इसे मनाया जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम। आज ही के दिन भारत सरकार ने साहित्य अकादमी की स्थापना की थी। यानी द साहित्य अकादमी ऑफ इंडिया इज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन डूइंग एक्टिव वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर। यानी भारतीय साहित्य के विकास के लिए और द फॉर्मेशन ऑफ, कह सकते हैं यह 12 मार्च 1954 को यह इसका गवर्नमेंट भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी और इट एम्स टू एस्टैब्लिश हाई लिटरेसी स्टैंडर्ड्स, नर्चर एंड कोऑर्डिनेट द इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। यानी भारत में इसके जो विकास की बात की गई थी, यानी 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य था कि उच्च साहित्यिक मानदंड स्थापित करना, भारतीय भाषाओं और भारत में होने वाली साहित्यिक गतिविधियों का पोषण और समन्वय करना था। तो इस तरह से भारत सरकार जिस प्रस्ताव में अकादमी का यह विधान निरूपित किया था उसमें अकादमी की यह परिभाषा दी गई कि भारतीय साहित्य के सक्रिय विकास के लिए कार्य करने वाली एक राष्ट्रीय संस्था जिसका उद्देश्य उच्च साहित्यिक मानदंड स्थापित करना था। और संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत इस संस्था का पंजीकरण 7 जनवरी 1956 को
किया गया था। तो भारत की स्वतंत्रता के भी काफी पहले से देश की ब्रिटिश सरकार के पास भारत में साहित्य की राष्ट्रीय संस्था का स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन था। 1944 में भारत सरकार ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का यह प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था कि सभी क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक ट्रस्ट का गठन किया जाना चाहिए। ट्रस्ट के अंतर्गत साहित्य अकादमी सहित 3 अकादमियां थीं, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भारत की स्वतंत्र सरकार द्वारा प्रस्ताव का अनुसरण करते हुए विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए श्रृंखलाबद्ध बैठकें बुलाई गईं और इस तरह से सर्वसम्मत से 3 राष्ट्रीय अकादमियों के गठन का निर्णय किया गया। एक साहित्य के लिए, तो दूसरी दृश्य कला के लिए, तीसरी नृत्य, नाटक और संगीत के लिए। तो यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं मॉरिशस। तो दोस्तों यह मॉरिशस, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है और यह कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर में। अगर हम बात करते हैं, जैसे अपने भारत की बात करें, तो इसके इधर हम जाएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, यहीं मेडागास्कर है, यहीं पर ऊपर मॉरिशस आपको मिलेगा। मानचित्र में जरूर देखिएगा। इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, पोर्ट लुइस। तो इस पर जो है यूनाइटेड किंगडम का शासन था, जैसे कि हमारे देश पर था। तो यह 12 मार्च 1968 को स्वतंत्र हुआ था। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि 12 मार्च 1992 को, यानी आज ही के दिन, जो इसमें हमने घटनाक्रम लिया है, 92 के दिन ही यह गणराज्य देश घोषित हुआ था। गणराज्य, जैसे हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था? 1947 को। लेकिन भारत गणराज्य यानी लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, यानी जो है रिपब्लिक कंट्री कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। उसी तरह से मॉरिशस जो है 12 मार्च 1992 को मॉरिशस गणराज्य घोषित हुआ। और दोस्तों यह जो है अफ्रीका महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। मॉरिशस द्वीप के अतिरिक्त इस गणराज्य में सेंट ब्रेडेन, रॉड्रिगेज, आगालेगा द्वीप भी शामिल हैं। दोस्तों दक्षिण पश्चिम में 200 किलोमीटर दूरी पर फ्रांसीसी रियूनियन द्वीप भी सुना होगा। 570 किलोमीटर दूरी पर यह भी हिस्सा है। मॉरिशस में दोस्तों अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ करीब 51% हिंदू, तो 31% क्रिश्चियन और 15% इस्लाम धर्म के लोग यहाँ पाए जाते हैं। यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी तरह का खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी यह देश पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है। और मॉरिशस का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो डोडो है, जो कि एक उड़ने वाला पक्षी था, जो अब इस दुनिया से विलुप्त हो चुका है, यानी ये कह सकते हैं। और मॉरिशस से भारत का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वह सबसे ज्यादा प्रतिशतता के आधार पर अगर बात की जाए, और मॉरिशस की करेंसी भी रुपी है, जिसकी कीमत भारत के 2 रुपए होती है। यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आज हमने मॉरिशस की चर्चा की। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज ही के दिन 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार, यानी 12 मार्च 1993 को मुंबई में देश का यह पहला सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। इस सिलसिलेवार में 12 भीषण धमाकों में 257 से अधिक, यानी 300 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस तरह से 300 लोगों की मृत्यु ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। इस धमाके में होटल, बैंक, कार्यालय, इमारत आदि को लक्ष्य बनाया गया था, ताकि अधिक से अधिक लोग हताहत हो सके और भारत को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक क्षति पहुंचाई जा सके। तो अदालत ने इस मामले में 100 अभियुक्तों को नोटिस दिया था, यानी दोषी ठहराया था, जबकि 23 लोगों को बरी कर दिया गया था। और इन्हीं अभियुक्तों में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी शामिल हैं। याकूब मेनन इस मामले में फांसी की सजा पाने वाला पहला अभियुक्त था। तो दोस्तों मुंबई में देश का यह पहला सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। इन आतंकवादी हमलों से देश की आर्थिक राजधानी बुरी तरह से चरमरा गई थी। और 12 मार्च 1993 में मुंबई में एक के बाद एक 12 धमाके हुए थे। कितने धमाके हुए थे? 12 धमाके हुए थे, जिसमें 300 लोगों की मृत्यु और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। तो इस तरह यह ध्यान रखेंगे। फिर संजय दत्त पर टाडा अदालत ने उन्हें आर्म एक्ट के तहत तो
दोषी ठहराया। संजय दत्त को आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया गया था। तो इस तरह से यह भी महत्वपूर्ण घटना थी। अब आइए अगली जो घटना थी, आज ही के दिन 12 मार्च 1999 को यानी 1999 को वार्सा संधि के पूर्व सदस्य चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड ने नाटो NATO, याद रखना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्वीकार कर लिया था, यानी वार्सा संधि से अपने आप को दूर कर लिया था। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा वार्सा के भी बारे में जान लो और थोड़ा सा जान लो नाटो के बारे में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीतकालीन युद्ध शुरू हो गया था। एक दूसरे को ताकतवर दिखाने की होड़ में यह शीत युद्ध शुरू हुआ था। तो दोस्तों नाटो संगठन की स्थापना 16 अप्रैल 1949 को 12 देश उसमें शामिल थे। वर्तमान में नाटो में 30 देश हैं। तो नाटो का जो मुख्यालय है बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। इसी तरह से दोस्तों इसी की तर्ज पर आप देखिए दो ध्रुवें हैं। एक संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ करता था सबसे शक्तिशाली देश, और दूसरा सोवियत संघ उस समय हुआ करता था जो तत्कालीन रूस कह सकते हैं। तो उसने वार्सा संधि 1955 में अस्तित्व में आई। तो जब पूर्व सोवियत संघ और उसके जो सैटेलाइट कंट्रीज थी ने यूरोप में सुरक्षा और शांति की रक्षा के लिए यूरोपीय देशों के सम्मेलन में वार्सा संधि पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों वार्सा संधि का जो मुख्यालय था वो मॉस्को में था। मॉस्को क्या है? रूस की राजधानी है, जो कि मस्कवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसमें अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, तत्कालीन पूर्वी हंगरी, पोलैंड और रोमानिया इसके सदस्य थे। लेकिन धीरे धीरे करके सोवियत संघ का कह सकते हैं व्यवस्था घटती गई और देश इससे अलग होते गए और नाटो से जुड़ते गए। दोस्तों 1968 की बात है, याद रखना, अल्बानिया जिसकी राजधानी तिराना है वह अलग हुआ, और इस संगठन का उद्देश्य नाटो के पूर्वी यूरोपीय प्रतिद्वंदी के रूप में स्थापित करने के लिए एक संयुक्त सैन्य कमांड का गठन करना था। तो वार्सा संधि तब तक प्रभावशाली बनी रही जब तक सोवियत संघ ने अपने सैन्य शक्ति और राजनीतिक कठपुतलियों के माध्यम से पूर्वी यूरोप पर अपना वर्चस्व बनाए रखा, और इसने पूर्वी यूरोप में सोवियत सैनिकों की नियुक्ति की संस्थागत ढांचा भी प्रदान किया था। दोस्तों वार्सा संधि से के देशों पर सोवियत संघ के नियंत्रण में 1989 और 1990 यानी 1989 और 90 के में तेजी से ह्रास हुआ, जब पोलैंड, हंगरी और पूर्वी जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया में कमोवेश शांतिपूर्ण क्रांति के द्वारा साम्यवादी सरकारों को हटा दिया गया, और 1990 में हंगरी ने 1991 तक वार्सा संधि से अलग हो जाने की घोषणा कर डाली। पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया ने भी संधि से अलग होने की घोषणा कर दी। तो जर्मनी के एकीकरण के साथ ही पूर्वी जर्मनी की सदस्यता समाप्त हो गई, और सोवियत संघ के विघटन के बाद संधि को ही भंग कर दिया गया, और इस प्रकार संगठन अब यह अस्तित्वहीन हो गया। तो इस तरह से 12 मार्च 1999 को चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड नाटो की सदस्यता को स्वीकार कर लिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से वर्ष 2004 में बुल्गारिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया नाटो में शामिल हो गया, और दोस्तों 1 अप्रैल 2009 को अल्बानिया भी इसमें शामिल हो गया। इस तरह से रूस और अन्य यूएसएसआर पश्चात देश समूह सुरक्षा संधि संगठन सीटों में शामिल हो गए। दोस्तों तो इस तरह से यह रहा यूरोपीय कह सकते हैं यह कैसे यह देश अलग हुई, इसके बारे में मैंने बता दिया। तो सोवियत संघ और अमेरिका दो बड़ी शक्तिशाली देश थे। शीत युद्ध उस समय चल रहा था। इस तरह से कह सकते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? जब सोवियत संघ का विखंडन हुआ, सोवियत संघ टूट गया, यह भी ध्यान रखा, और टूटा तो वार्सा संधि कमजोर पड़ गई। तो वार्सा संधि के सदस्य शिफ्ट हो गए कहां पे? नाटो में हो गए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों नाटो में इस समय 30 सदस्य हैं। सोचिए 12 से शुरू किया था, वर्तमान में 30 सदस्य हैं इसके, तो यह भी ध्यान रखेंगे। अब आइए अभ्यास प्रश्न करते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में कब हुई थी? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1931, 12 मार्च 1932 या 12 मार्च 1933?
When did the Dandi Yatra started under the leadership of Mahatma Gandhi? अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन. In which year did the government of India establish साहित्य अकादमी? 1950, 52, 54 या 56? तो ध्यान रखेंगे भारत सरकार ने साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यह उत्तर दीजिएगा. नेक्स्ट है मॉरिशस की राजधानी क्या है? विक्टोरिया, पोर्ट लुइस, माले या मरोनी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लेसेस इन मुंबई सिटी वर बॉम्ब्ड ऑन मार्च 12 इन 1993? 12 मार्च 1993 को मुंबई शहर के कितने स्थानों पर बम विस्फोट हुए थे? 10, 12, 13 या 14? अब बढ़ते हैं दोस्तों. वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ वारसा ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड? दोस्तों वारसा संगठन का मुख्यालय कहां अवस्थित था? मॉस्को, मिन्स्क, बुडापेस्ट या वारसा? इस तरह से यह वीडियो आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा. और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू दोस्तों.